अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको ख़बर देने जा रहे हैं, एक तो आपको मालूम है पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा का नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गया है। हम आपको इसकी भी तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा क्या हुकूमत और जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें इत्तेहादियों में खटपट शुरू हो गई है, ये भी ज़रा आपको इस पर भी अंदर की खबर देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं और अब वो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आने जा रही हैं। हमने 2 रोज़ कबल आपको बताया था कि उनका नाम मुतफ़िक़ा तौर पे अप्रूव होगा इंशाल्लाह, और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नॉमिनी है जो सीनियर मोस्ट प्यूनर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वही हैं, अगर आपको याद हो तो इन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की एलिवेशन की मुखालफत की थी, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से चौथे नंबर से जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था। लेकिन बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए हुए थे और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बड़े स्मार्टली उसी वक्त उनकी गैर मौजूदगी में इजलास बुलाया, और एक वोट कम होने की वजह से जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ था, जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में कामयाब रहीं। लेकिन अब वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं, जब माजी में कहा जा रहा था कि शायद वो खातून जज के लाने के मुखालिफ हैं, या जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लग रहा था कि शायद वो खातून जज के लाने के मुखालिफ हैं, या जस्टिस मकबूल बाकर पर यह इल्ज़ाम लग रहा था कि वो शायद खातून जज को एलिवेट करने के मुखालिफ हैं। तो ये तमाम का तमाम जो प्रोपोगेंडा था, जो कुछ मखसूस यूट्यूबरों ने किया, वो आज ज़मीन बोस हो गया और वो झूठा साबित हुआ, मुकम्मल झूठा साबित हुआ। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ उन्होंने भी नामज़द किया ख़त लिख के कि जस्टिस मुसर्रत हलाली जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, मोस्ट सीनियर जज हैं इस वक्त, उनको आप एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाएं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दे के कहा था कि ये इस वजह से नहीं इनका आना अभी बनता बतौर जो हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी वोट दिया जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा के हक़ में। दीगर तमाम जजेस ने भी जो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हैं उनके हक़ में वोट दिया, अटॉर्नी जनरल ने उनके हक़ में वोट दिया, मंसूर उस्मान अवान साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने उनके हक़ में वोट दिया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनके हक़ में वोट दिया। ये वो लोग मैं मेंशन कर रहा हूँ जिन्होंने मुखालफत की थी जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन की। अब इससे क्लियर होता है कि ये लोग जस्टिस आयशा मलिक या खातून जज के अगेंस्ट नहीं थे, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए थे कि जूनियर जज मत एलिवेट करें। और ये मर्द जूनियर जजेस की भी एलिवेशन की मुखालफत कर रहे थे, तो उसी तरह इन्होंने एक खातून जूनियर जज को भी एलिवेट करने की मुखालफत की। और वक्त ने दुरुस्त साबित किया इन लोगों को कि जो जूनियर जजेस एलिवेट होके आए वो इन द एंड सुप्रीम कोर्ट में सियासत में मुलविस हो गए, वो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के धड़े में सवार हो गए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो बुरी तरह डिवाइड हुई है इस वक्त, उसमें बुनियादी किरदार अदा किया। जो पीटीआई की सहूलतकारी हुई मुबैना तौर पर, जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो मनमानी की, और जिस तरह से दूसरे जजेस के फैसलों को, दूसरे जजेस के इक़दामात को अंडरमाइन किया, उसमें ये जो जूनियर जजेस थे इन्होंने की रोल प्ले किया। उन बेंचेस में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के शामिल होकर, उनके मक्खी पर मक्खी मार के, उनके कहे हुए हर चीज़ के ऊपर अंगूठे लगाकर, तो वो फिर वक्त ने साबित किया कि जूनियर जजेस जो एक नुक्ता जो जस्टिस मकबूल बाकर बहुत रिटायर्ड जो हैं वो बहुत रिपीटेडली कहते थे कि ये कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो वे कहते थे कि कोर्ट को भरा जा रहा है एक मखसूस मकासद के लिए, और वो मकसद अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करना है। और वो फिर हुआ। आज अदलिया की आज़ादी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों की रिट ही नहीं है, हुकूमतें मान रही नहीं है, फ़ौज मान रही नहीं है, पुलिस मान रही नहीं है, ये वफाकी हुकूमत नहीं मान रही, इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा।
क्योंकि अदलिया डिवाइड होगी, और उस डिवाइड में ये जूनियर जजेस बजाय इसके कि ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होते, ये उन जजेस में अब लिखे जाएंगे जो तामोरख लिखेगा कि जिन्होंने अदलिया की डिवाइड में किरदार अदा किया। और अब आपको जो मौजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा आ रही हैं इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट जल्दी वो आएंगी, उनका नाम अब जो पार्लिमानी कमीशन है वो भी अप्रूव कर देगा, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 2 खातून जजेस होंगी इंशाल्लाह। और बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 खातून जजेस हैं। अब आप ये जिसे कहते हैं ना तकाबुल भी कर सकेंगे, अब दोनों का आप मुआवजना भी कर सकेंगे कि एक जस्टिस आयशा मलिक जूनियर जज थी, उनको ओब्लाइज करके ऊपर लाया गया सो कॉल्ड मेरिट के नाम पर। दूसरी तरफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल अपनी बारी पर सुप्रीम कोर्ट आई, किसी की ओब्लाइज करने पर नहीं आई। तो आपको अब दोनों का आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कंडक्ट, जस्टिस आयशा मलिक का तो अब तक आप देख चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी आप देखते रहेंगे। और आप अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का भी कंडक्ट देखेंगे। उन्होंने अगले 3 साल सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह सर्व करना है। आपको आइडिया होगा कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में सियासत करता है और जुडिशल काम से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की सियासत का हिस्सा बनता है, और कौन खातून जज वो अपने कंडक्ट से हिस्ट्री की राइट साइड पर खड़ी होती हैं, कानून के साथ खड़ी होती हैं, आइन के साथ खड़ी होती हैं, किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनती। तो ये आपको आने वाले दिनों में अब नज़र आएगा ये फ़र्क वाज़े तौर पर। तो वेलकम जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा सुप्रीम कोर्ट में, हमें बहुत खुशी है आप आ रही हैं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो 17 जजेस की कोर्ट होती है, इसमें काश कम से कम 7-8 जो जजेस हों, आधी स्ट्रेंथ यानी कि वो फीमेल जजेस की हो, तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट कितनी ज़्यादा फिर प्रोग्रेसिव हो जाए, फ़ैसले कितने बेहतर हो जाएं, अदलिया का माहौल कितना बेहतर हो जाए। तो हमारी तो ख्वाहिश है और हमारी दुआ है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ये दिन देखेंगे पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में 2 से भी ज़्यादा ख़वातीन जजेस होंगी। तो ये बड़ी खुशी का दिन है, और इसमें सब लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकला, और हम पेशावर हाई कोर्ट को खुसूसन मुबारकबाद देते हैं कि आपकी एक खातून जज जो चीफ जस्टिस भी बनी है आपकी, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही हैं। और इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले दिनों में इनका आप फ़ैसले और इनका कंडक्ट आप देख सकेंगे। इसके अलावा हम अब ज़रा आगे आते हैं। वो ये है कि आपको मालूम है इस वक्त एक हुकूमत के आखिरी तकरीबन 2 माह रह गए हैं, 2 माह से भी कम वक्त रह गया इस हुकूमत का। उसके बाद ये असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी कर देंगी और फिर इनको घर जाना होगा, और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम होगी। अब उस सब में वैसे तो आपको मालूम है ये एक इत्तेहादी हुकूमत है 12 जमातों की। इस इत्तेहादी हुकूमत में इस वक्त 3 चीज़ों पर इख्तलाफात चल रहे हैं। एक इख्तलाफ है अगले सदर का, कि अगला सदर कौन होगा, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी ज़रा ये बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब को दोबारा सदर लाने में दिलचस्पी रखती है। इस पर दूसरी तरफ से उम्मीदवारों के और नाम दिए जा रहे हैं। दूसरा जो इख्तलाफ है वो है बजट के ऊपर। बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी के कुछ एतराज़ात हैं, लाइक तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए, रेज़ कितना होना चाहिए, किन जगहों सेक्टर्स में पैसा लगना चाहिए, इस पर एक इख्तलाफ है। तीसरा इख्तलाफ है जो बड़ा इख्तलाफ है वो है कि असम्बलियों को घर भेजने के बाद इंतखाबात क्या 90 दिन में ही होंगे या 90 दिन से आगे जाएगा, इस पर भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुख्तलिफ है। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इख्तलाफात बरकरार हैं। अब क्या ये इख्तलाफात हुकूमत के टूटने का बायस बनेंगे? तो ऐसा तो नहीं है, हुकूमत के टूटने का बायस तो नहीं बनेंगे, और ना ही हुकूमत गिरने का बायस बनेंगे, ना ही ये जिसे कहते हैं कि असम्बलियों में कुछ कब्ल वक्त हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें ऐसे ही जाएंगी, इनमें सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन ये इख्तलाफात पैदा हुए हैं
और अब देखते हैं आने वाले दिनों में इन इख्तलाफात को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो अब बड़ी दिलचस्प हो गई है कि पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट ने 72 लोग री इंस्टेट कर दिए थे पीटीआई के, उनके इस्तीफ़े जो मंजूर किए थे स्पीकर ने और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई किया था। तो जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम थे, उन्होंने इन 72 अरकान के हक़ में फ़ैसला देकर इनको री इंस्टेट कर दिया था कि इनके इस्तीफ़े नहीं मंजूर होंगे और ये असम्बली में बैठते रहते तो इनको वापस असम्बली में आने दिया जाए। लेकिन स्पीकर तो इनको नहीं आने दे रहे थे, राजा परवेज़ इशरफ साहब। लेकिन उससे एक इम्कान था कि पीटीआई शायद एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर अब भी जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी होगी उसमें मुशावरत का हिस्सा बनेगी। और उसमें ये होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से तश्कील पानी थी। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की एक 2 मेंबर डिवीज़न बेंच ने जो जस्टिस शाहिद करीम साहब का जजमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है और ये 72 अरकान दोबारा से अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे। तो अब जब कभी भी ये इंटरिम सेटअप के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे तो वो हुकूमत राजा परवेज़ इशरफ साहब से कर रही होगी। राजा परवेज़ इशरफ साहब वो जो खुद पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने नून लीग का टिकट लेना है। तो ये जो भी कोई भी इंटरिम सेटअप आएगा उसमें पीटीआई का कोई इनपुट नहीं होगी। इससे भी ज़ाहिर होता है कि पीटीआई का चैप्टर क्लोज़ है, उनका मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार ही नहीं, यहाँ तक कि अबूरी सेटअप तश्कील देने में भी कोई किरदार नहीं। तो जब जो कोई भी अब सेटअप आएगा उसके लिए ये अब कम अज़ कम ऐसा नहीं होगा कि उसमें पीटीआई के तजवीज़ करदा लोग भी होते जो उस इंटरिम सेटअप को 90 दिन से आगे ले जाने की मुखालफत करते। तब जो कोई लोग भी होंगे वो अगर उनको कहा जाएगा कि 90 दिन से आगे जाना है तो वो मुत्तफ़िका तौर पे 90 दिन से आगे जाएंगे। लेकिन इसमें फिर किरदार अहम हो जाएगा मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके होंगे, यानी कि 17 सितंबर को ओथ ले चुके होंगे। क्या वो इंतखाबात को 90 दिन से आगे जाने देंगे? क्या वो अबूरी हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से आगे जाने देंगे? ये सबसे दिलचस्प होगा और यही अब देखने वाला होगा और यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपनी इंटेग्रिटी को भी तय करेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।